हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट सेकेंड दैट इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कुछ और MCQs सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा में इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम लोग समझ लें कि अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होते हैं। तो अल्फ़ा हमारा क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन बेस दैट इज़ IC अपॉन IE। बीटा क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन इमीटर दैट इज IC अपॉन IB। और गामा क्या होता है हमारा, करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर विच इज़ इक्वल टू IE अपॉन IB। तो इसमें से सही ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिक इक्वेशन चलते हैं जो हमको मालूम है हर एक ट्रांजिस्टर के लिए ट्रू होता है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ IB से डिवाइड कर दें तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये IB कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और IE अपॉन IB क्या होता है, यहाँ से देखिए होता है गामा, तो यहाँ से मिल गया हमको गामा। IC अपॉन IB क्या होता है, यहाँ से देखिए बीटा होता है, तो यहाँ से हमको मिल गया बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन आ गई गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। जो सी आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा में कुछ और भी रिलेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनका फॉर्मूला भी हम लोग जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इन पे भी 2 नंबर में न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICVO की वैल्यू दी हुई है 13 माइक्रो एम्पियर और बीटा हमारा दिया हुआ है 110 और उसने कहा है फाइंड ICEO। ठीक है, तो ये आपकी लीकेज करंट होती है। ICEO इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1 ICBO। तो बीटा आपका 110 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 111 और मल्टीप्लाइड बाई आप 13 माइक्रो एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा दैट इज़ बी आंसर यहाँ पर आपको आ जाएगा 1.443 मिली एम्पियर। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको बीटा दिया गया है और अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बीटा आपका 112 दिया गया है और 112 प्लस 1 113 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.99 दैट इज़ ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा है इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 या अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। सिंस हमको मालूम है अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IE एंड अगर हम IC और IE में कंपेरिजन करें तो IC जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है किससे, IE से। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 आती है दैट इज़ अल्फ़ा इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज़ 0.9 दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0.9 गिवन है। द चेंज इन कलेक्टर करंट, ये 19 क्वेश्चन नंबर है, तो है द चेंज इन कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू चेंज ऑफ 4 मिली एम्पियर इन बेस करंट। ठीक है, तो बेस करंट में उसने कहा है कितना चेंज हो रहा है दैट इज़ डेल्टा। बी की वैल्यू दी हुई है 4 मिली एम्पियर। तो उसने पूछा है चेंज इन कलेक्टर करंट फाइंड आउट करता है, डेल्टा IC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा दिया हुआ है तो पहले हम यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं क्या, बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 0.9 और यह आ जाएगा 0.1 दैट इज़ बीटा की वैल्यू आ गई 9 और हमको मालूम है बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, और IB की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4 मिली एम्पियर और डेल्टा IC हमको निकालना है एंड दिस इज़ 4 मिली एम्पियर एंड बीटा इज़ गिवन है आ चुका है हमारा 9, तो डेल्टा IC की वैल्यू आ जाएगी 36 मिली एम्पियर। यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है तो आपका ई ऑप्शन सही होगा 36 मिली एम्पियर। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है स्टेबिलिटी फैक्टर किसका रेशियो होता है। तो हमको मालूम है S इज इक्वल टू होता है DIC अपॉन DICBO दैट इज़ इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द लीकेज करंट। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके,
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द इमिटर करेंट आई इज़ 1 मिली एम्पियर एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95, ये गिवन है हमको, और कलेक्टर करंट और बेस करंट उसने पूछ रखा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमको मालूम है, अब देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पीएनपी दिया हुआ है, एनपीएन दिया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, क्योंकि फार्मूले किसी के भी चेंज नहीं होते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई। ओके, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा हमारा कितना गिवन है, 0.95, और आई सी हमको नहीं पता, निकालना है, और आई ई दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट आई सी मिल जाएगा कितना, 0.95 मिली एम्पियर। ठीक है, आई ई हमको मिल गया, आई ई गिवन है और आई सी हमने निकाल लिया। तो एक बेसिक फार्मूला जो हमारे पास होता है, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ से आई बी निकाल लेंगे, आई ई और आई सी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 मिली एम्पियर। दैट इज़ आई सी 0.95 मिली एम्पियर और आई बी 0.05 मिली एम्पियर। दैट इज़ बी आंसर यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्फ़ा इज़ 0.95 एंड गामा इज इक्वल टू पूछा है उसने। ठीक है ना, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, आप कैसे से भी निकाल सकते हैं। गामा इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस अल्फ़ा, या फिर होता है बीटा प्लस 1, आप किसी से भी निकाल लीजिए। ठीक है ना, जैसे पहले हम इसी दोनों से निकाल के देख लेते हैं। तो 1/1 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 0.95। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.05, इसको हटाइए, 0 बढ़ाइए, दैट इज़ यहाँ से कितना आ गया, 20। ये हमारा आंसर आ गया, तो बी आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट है। तो अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखना चाहें तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ अल्फ़ा से पहले बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, तो ये आ गया 0.05, इससे कैंसिल करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर गामा इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1, तब भी 19 प्लस 1 दैट इज़ 20 अभी भी आ रहा है। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, दैट इज़ बी आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर है ये, उसने पूछ रखा है ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर इन विच रीजन। देखिए ट्रांजिस्टर 3 रीजन में वर्क करता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसका मेन वर्क है एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन वो किस रीजन में करता है ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको मालूम है ये होता है आपका कट ऑफ रीजन, यहाँ इधर होता है सेचुरेशन रीजन ये, और ये होता है एक्टिव रीजन। ठीक है, ये एक्टिव और ये हो गया आपका कट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर एक्शन है वो किस रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किस रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पर उसने पूछा है ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए स्विच इन विच रीजन। अब ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की तरह काम करना है, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ, ये का वर्क कराना है ट्रांजिस्टर से, तो ये किस रीजन में वर्क करता है। तो ये आपका है इसका आंसर सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, दैट इज सी आंसर जो आपका सही हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में रहता है तो हम कहते हैं ये ऑफ स्टेट में है, और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में रहता है तो हम इसको कहते हैं ऑन स्टेट में, दैट इज सी आंसर यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बीजेटी के लिए सही नहीं है। तो पहला है बीजेटी इज ए बाईपोलर डिवाइस, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको बाईपोलर डिवाइस बोलते हैं। बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ये भी सही है, क्योंकि आपको मालूम है आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। तो इनपुट करंट से हम आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। बट जो इसका बी पॉइंट है, ये इसमें लिखा हुआ बीजेटी हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो बीजेटी का इनपुट इम्पिडेंस हाई नहीं होता बल्कि लो होता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हम लोग जो इमीटर बेस्ड जंक्शन होता है इसको हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और जब इसको फॉरवर्ड करेंगे तो करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। दैट इज़ बीजेटी का जो है इनपुट इम्पिडेंस वो लो होता है, और यहाँ पर हाई लिखा है, इसका मतलब यही जो है ट्रू नहीं है। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करेक्टरिस्टिक्स किन दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, देखिए
तीनों कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर के केस में हमको पता है कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करना पड़ता है, ठीक है। तो कलेक्टर को कॉमन कर दीजिए, बेस, कलेक्टर और इमीटर। तो इनपुट हमारा क्या हो जाता है, बेस और कलेक्टर, और आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, इमीटर और कलेक्टर, ठीक है। तो उसने पूछा है इनपुट करेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में जमा ड्रॉ होंगी। तो यहाँ से इनपुट करंट हमारी क्या मिल जाएगी, IB, और इनपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा, VBC। तो इन जो करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ होंगी वो किसके बीच में ड्रॉ होंगी, VBC और IB के बीच में। दैट इज सी आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पे पूछ लेता है कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में ड्रॉ होंगी, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं, दैट इज VEC, और आउटपुट करंट जो कि हमारी IE हो जाता है। तो VEC और IE के बीच में हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होंगे। ओके, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जवाब अभी हमने दिया कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में ड्रॉ होती हैं। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोगों ने अभी बताया कि कलेक्टर टर्मिनल को जो आप कॉमन करेंगे तो इमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, और इमीटर करंट हमारी आउटपुट करंट हो जाएगी। दैट इज़ VEC और IE हमारा सही आंसर होगा। दैट इज़ डी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि फॉर ए ट्रांजिस्टर कोसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ये सब एक ही का नाम होता है। उसने पूछा है कि ये जो है क्या होते हैं, दैट इज़ कौन से पैरामीटर्स कोसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट कहलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा VC और IC, ये जो दो पैरामीटर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट। दैट इज़ बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द कलेक्टर करंट व्हेन बेस रजिस्टर इज ओपन। अब बेस रजिस्टर ओपन होने का मतलब समझ लीजिए क्या है। बेस रजिस्टर कौन सा होता है, जो बेस पे लगा होता है। तो ये रजिस्टर अगर हम ओपन कर दें तो ओपन होने का मतलब क्या है, ओपन होने का मतलब है कि ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन सर्किट है यहाँ पर। तो जब ओपन सर्किट है तो उसने पूछा कलेक्टर करंट उस समय क्या होगी। तो सिंस जब बेस रजिस्टर ओपन है तो IB की वैल्यू सीधा 0 हो गई, क्योंकि ओपन लूप है। और ओपन सर्किट में आपकी करंट कितनी होती है, 0 होती है। तो IB अगर 0 हो गया तो IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। जब IB 0 है तो IC भी क्या हो जाएगा, 0। दैट इज कलेक्टर करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। दैट इज सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछा है फॉर ए BJT इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है या फिर कोई भी ट्रू नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बेस रीजन इज सैंडविच बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। तो हमको मालूम है कि जो है इमीटर और कलेक्टर के बीच में ही जो है एक पतली सी लेयर बेस की होती है। ट्रांजिस्टर में इमीटर और कलेक्टर के बीच में ही बेस का पतला सा लेयर होता है। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर सही है। और दूसरा ऑप्शन जैसे देख लीजिए, कलेक्टर इज सैंडविच बिटवीन बेस एंड इमीटर। तो कलेक्टर तो बीच में होता नहीं है और ना ही इमीटर रीजन बीच में होता है। बीच में कौन सा रीजन होता है, बेस होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ऐसे ही हमने डाल दिया आपकी नॉलेज के लिए, अब हो सकता है पूछ भी लिया जाए कि पूछा गया है कि BJT वॉज इन्वेंटेड बाई, BJT को किसने इन्वेंट किया था, WH ब्रैटिन, बार्डीन या विलियम शॉकले या फिर तीनों। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जब 1947 और 48 के टाइम में ये इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ हुआ था, बेल लेबोरेटरी में, बेल लैब्स में, और ये तीनों उसमें शामिल थे। तो हमारा डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है ये। ए ट्रांजिस्टर कैन ट्रांसफ़र, ट्रांजिस्टर ट्रांसफ़र कर सकता है किसको, ए सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ए वीक सिग्नल ऑफ ओनली हायर फ्रीक्वेंसीज थ्रू इट, ए वीक सिग्नल ऑफ ओनली लोअर फ्रीक्वेंसीज थ्रू इट, ए सिग्नल फ्रॉम हायर रेजिस्टेंस टू लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो एक बात समझ लीजिए सभी लोग, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर पड़ा है। अब ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है, किस रेजिस्टेंस को किस रेजिस्टेंस से, ये हमें समझना है। तो हमको मालूम है कि जो ट्रांजिस्टर आपका होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इमीटर बेस जंक्शन को, इसको हम कौन सा बायस रखते हैं, फॉरवर्ड बायस इमीटर बेस को, और कलेक्टर बेस को कौन सा बायस रखते हैं, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से यहाँ पर करंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, और करंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है। इसी तरीके से कलेक्टर और बेस में आपका रिवर्स बायस होता है, तो करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ हमारा जो सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है,
लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में। यहाँ का रेजिस्टेंस लो है और यहाँ का रेजिस्टेंस हाई है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ देन वी सी इज अप्रॉक्सी इक्वल टू। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, तो कट ऑफ रीजन में हमको मालूम है जो आपकी कलेक्टर करंट होती है वो क्या हो जाती है, एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इस टाइप का कुछ फिगर होता है और यहाँ पर आपका वोल्टेज होता है वी सी ई, ये आपका होता है वी सी सी जो सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं आई आर सी, और इसमें जो करंट फ्लो होती है उससे आई सी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। सिंस कट ऑफ रीजन की बात हो रही है तो क्या होगा, आई सी ज़ीरो, तो आई सी ज़ीरो होने से क्या होगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो वी सी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से वी सी सी के बराबर। ये न्यूमेरिकल में काम आता है, फिर भी हमको ये मालूम होना चाहिए। तो ये आपका ए आंसर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके।